हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने वे ऑप्टिक्स की सीरीज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपना 4th लेक्चर आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग आज का क्लास अपना होगा। ठीक है, तो वे ऑप्टिक्स के 3 क्लासेस आ चुके हैं, जिसमें अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब होप बच्चों को सबको समझ में आया हो जिन्होंने भी वीडियो देखा है। उसी टॉपिक को आगे लेके जा रहे हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा पोलराइजेशन क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है। पोलराइजेशन का कुछ पार्ट अपना पहले भी हो चुका है, एक पार्ट उसका बाकी था, दैट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, वो आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो सबसे पहले बेटा अपना आज जो डिस्कस करना है वो है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या होता है? अगर सपोज एक सरफेस है, इस पे लाइट आया, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। एक हिसाब से क्या होता है ये स्कैटरिंग, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट का जाना, उसे क्या बोलेंगे हम? स्कैटरिंग बोलेंगे। फिर पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में क्या बताता है ये? हमें ये पता है कि जब सन होता है, कौन होता है भैया? सन। सपोज ये सन है, तो सन से जो भी रेज आ रही है, बराबर, ये सन से आने वाली रेज है, तो एयर में क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स है। एयर में क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे अलग अलग। तो ये ऐसा कहना है इसका कि ये जब एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती है रेज, तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में चली जाती है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो जाता है? इनका स्कैटरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कैटरिंग। हमने ऑलरेडी एक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि कुछ रेज रिफ्रैक्शन में अंदर चली जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हुई रेज क्या हो जाएगी? पोलराइज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा कहना है कि जब एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जब सन से आने वाली रेज, सन से आने वाली रेस क्या होती है? स्ट्राइक होती है, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है। तो हर एक रे का अपना अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये जो कुछ रेज है जो इसमें से निकल रही है, सब क्या हो जाती है? पार्शियली पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? पार्शियली पोलराइज। और स्कैटरिंग होने के कारण जो है, तो सबसे मेन कलर जो हमें दिखता है स्काई में, वो कौन सा दिखता है बेटा? ब्लू दिखता है, क्योंकि स्कैटर्ड रेस का कलर कौन सा है? ब्लू। तो जब हम सन में डायरेक्ट देखते हैं तो हमें ब्लैक दिखता है। अगर ये स्कैटरिंग नहीं होती थी तो स्काई पूरा क्या दिखता था? हमें ब्लैक दिखता था। क्या दिखता था? ब्लैक। जैसे स्पेस में जाने के बाद सब ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर कंसीडर करते नहीं है। तो एयर और मॉलिक्यूल्स के कारण होने के कारण जो सन से आने वाली रेस है, उन मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक होकर क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, जिसके कारण हमें स्काई का कलर कैसा अपीयर होता है बेटा? ब्लू अपीयर होता है। तो ये होते समय कुछ रेस का पोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण हम स्काई की तरफ देख सकते हैं और ब्लू कलर हमें दिखता है। अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ होता तो हमें कुछ भी दिखता नहीं, सब कैसा अपीयर होता था बेटा? ब्लैक। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सिंपल सा कंसेप्ट था। ओके बेटा, चलिए तो अब आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं इंटरफेरेंस पे। क्या पे जाते हैं? इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस को हमने ऑलरेडी सुपरपोजिशन ऑफ वेव में एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, उसके साथ रिलेट करते हुए समझेंगे। सुपरपोजिशन में हमने क्या कहा था? एक आधे पॉइंट पे अगर मीडियम है, मीडियम में कोई वेव आ रही है, तो एक ही पॉइंट पे अगर दो वेव्स आ गई, कितनी वेव्स आ गई? दो। तो हर एक वेव इस पार्टिकल को अपनी जगह पे डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी। सपोज पहले ने x1 से किया, दूसरे ने x2 से किया। मतलब अगर मीडियम में एक पॉइंट पे, पार्टिकल ऑफ मीडियम पे दो वेव्स एट ए टाइम आती है, तो वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट उस मीडियम के पार्टिकल को देना चाहती है, बराबर। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा भैया, तो एक वेव अपने हिसाब से डिस्प्लेस करेगा, दूसरा वेव आएगा वो अपने हिसाब से। तो सुपरपोजिशन में हमने क्या पढ़ा कि ये जो दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स की क्या होगा? एडिशन होगा। ये हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन। सेम उसी कंसेप्ट पे बेस क्या है बेटा? इंटरफेरेंस है। क्या है? इंटरफेरेंस भी यही चीज बोलता है कि जब दो वेव्स आएंगी एक पॉइंट पे, तो उनका इंटरफेरेंस होगा, मतलब उनका क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। वो पार्टिकल को अपने साथ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास दो तरह की वेव में दो चीजें होती है। एक तो होता है भैया क्रेस्ट, दूसरा पोर्शन क्या होता है? ट्रफ। अब दो वेव्स अगर आई, अब दोनों वेव्स का क्रेस्ट अगर एक ही जगह आ गया, कौन एक ही जगह आ गया? क्रेस्टों के साथ क्रेस्ट ओवरलैप हुआ, ट्रफ के साथ ट्रफ ओवरलैप हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड पे डिस्प्लेस करने की कोशिश करें, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है कि क्रेस्ट के साथ कौन आ जाए? क्रेस्ट, या फिर ट्रफ के साथ कौन आ जाए बेटा? ट्रफ आ जाए। क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ अगर आता है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। वही अगर उल्टा हो गया, क्रेस्ट के साथ ट्रफ आया, तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव में हमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा, वही डिस्ट्रक्टिव में हमें डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मिलेगा, है ना। क्लियर हो गया। तो इसको समझने के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को समझने के लिए क्या किया, तो इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस है जो हमें समझनी, और इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता कैसा है वो देखने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर हम सोचे, तो अभी इस रूम में मैं हूँ, तो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट्स का भी लाइट है, एक दूसरा बराबर एलईडी लाइट है बाजू में, उसका भी लाइट है, बाहर से आने वाला लाइट है, तो ये सब लाइट एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरफियर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंटरफियर। फिर हमें इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज इंटरफेरेंस दिखने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तब जाके हम वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपरली दिखेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। तो वो कैसे दिखता है वो हम देखते हैं अभी। ठीक है। तो ये देखिए, एक सैंपल बनाया हुआ है हमने इंटरफेरेंस पैटर्न का। तो सपोज एक पानी का तालाब था, उसमें अपन ने 2 पॉइंट पे एक जैसा स्टोन फेंका और उसकी वाटर वेव्स बन गई। कौन सी वेव्स बन गई, वाटर वेव्स। पता है आपको, पानी में पत्थर मारे तो वेव जाती है प्रोपोगेट होते हुए, तो वो वेव, एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2। अब ये दोनों सोर्स से क्या हुआ, वेव निकलना शुरू हो गई। अब येलो यानी क्रेस्ट समझो, रेड यानी ट्रफ समझो। येलो यानी क्या समझो, क्रेस्ट, और रेड यानी क्या समझो, ट्रफ। तो इसकी वेव जा रही है, इसकी, तो ये दोनों वेव कहीं ना कहीं इंटरफियर होती जा रही है। अब जहां पे क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, जैसे मैंने यहाँ बताया, येलो के साथ येलो आया, रेड के साथ रेड आया, येलो के साथ येलो, रेड के साथ, तो जहां ये ऐसा इंटरफेरेंस हुआ कि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आए और ट्रफ के साथ ट्रफ, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही अलग अलग चीजें हुई, येलो के साथ रेड और रेड के साथ येलो, तो उसे क्या बोल दिया हमने, डिस्ट्रक्टिव। ये हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर। अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसके बाद क्या मिलता है, जो ये लाइन अगर हम ट्रेस करें तो ये सारे पॉइंट ब्राइट अपीयर होते हैं। कैसे अपीयर होते हैं बेटा, ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव वाले। जहां पे ये क्रेस्ट और ट्रफ मिली डिस्ट्रक्टिव वाली, तो ये पॉइंट कैसे दिखेंगे बेटा, तो ये पॉइंट डार्क दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, डार्क दिखेंगे। फिर ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये दिखने के लिए हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई। सबसे पहला, अब समझिए, दो वेव्स का एग्जैक्टली क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ कब आ सकता है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। क्या सेम हो, फ्रीक्वेंसी, और उनमें फेज डिफरेंस भी क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर सेम फेज वाले हो। या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर सेम फेज वाले हो, तब जाके इंटरफेरेंस प्रॉपर्ली हो सकता है। तो पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेस। ये जो दो सोर्सेस मैंने जैसे यहाँ लिए S1 एंड S2, ये दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम, साथ ही साथ उनका फेज डिफरेंस या फिर फेज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उन्हें हम बोलते हैं कौन से सोर्सेज बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज। कभी कभी आता है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस बताइए, तो ये टेक्स्ट बुक में भी दिए बोल्ड लेटर में, उसी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये हो गया पहली कंडीशन कि दो सोर्सेज कैसे होने चाहिए जिनमें से वेव्स आ रही है, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए बेटा, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब क्या, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनका फेज डिफरेंस या फिर फेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये हो गई पहली कंडीशन। फिर ऐसा कब पॉसिबल है, जब सेम सोर्स से लाइट आए, एक जैसे सोर्सेस से। इसलिए यहाँ पे जब हमने S1 S2 कंसिडर किया तो दोनों वाटर वेव्स कंसिडर करी जिनके कारण उनका फेज भी सेम रहे या फिर फेज डिफरेंस सेम रहे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब वो क्या बन गए, कोहेरेंट। दूसरा आता है बेटा मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सेम कलर लाइट भी बोलते हैं। अब सेम कलर कब आता है, जब उनकी वेवलेंथ क्या हो बेटा, सेम हो। तो जनरली दोनों जो सोर्सेज उनसे आने वाली वेव जो उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तब उसे हम क्या बोल सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक, और सेम कलर होना चाहिए। चलिए क्लियर। अब सेम एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड अगर सेम हुआ तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अगर सेम हुआ तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, ट्वाइस से। डिस्ट्रक्टिव का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, A + A ट्वाइस हो जाएगा, इधर 0 + 0 0 हो जाएगा, मतलब A - A 0 हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव में। अब यहाँ माइनस क्यों होता है, यहाँ प्लस क्यों, जब क्रेस्ट ऊपर से आएगा ट्रफ नीचे से आएगा तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसलिए वो 0 बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कैसा चाहिए बेटा, ऑलमोस्ट सेम चाहिए। द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। ये जो दो सोर्सेस हम कंसीडर करके चल रहे हैं S1 S2, तो ये बहुत छोटे होने चाहिए और नैरो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। ओके, देन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दोनों में का पोलराइजेशन भी क्या होना चाहिए, सेम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
पोलराइजेशन सेम होना मतलब क्या, जो वेव्स उनसे बाहर आ रही है उनकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और पोलराइज्ड होनी चाहिए। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट मस्ट बी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्लिट। अगर सपोज मैंने यहाँ एक स्क्रीन लगा दी जिसके ऊपर हम इसका ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व करेंगे, इस लाइन का डार्क स्पॉट ऑब्जर्व करेंगे, ब्राइट और एक डार्क। तो ये जो स्क्रीन और ये सोर्स है इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सोर्सेस। सपोज ये डी है और ये कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर्ली दिख सकता है। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। बेटा क्या हो गई, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। की इंटरफेरेंस अगर हमें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है तो हमें ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद आता है बेटा, फिर ये किया किसने, तो एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न लाने का काम किया बेटा यंग्स ने। किसने किया, यंग्स ने। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे उसने नाम दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने क्या किया होगा, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है, बढ़ते आगे। चलिए, थ्योरी है तो जल्दी जल्दी समझिएगा। अब इसमें डेरिवेशन भी आएगा रिलेशन का। क्लियर, तो यंग्स ने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले अपनी कंडीशन क्या थी कि दो सोर्सेस कोहेरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट। अब कोहेरेंट मतलब एक जैसे। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि एक सोर्स यहाँ पे है, ये रे ऑफ लाइट भेज रहा है, यार मैं यहाँ पे दो पॉइंट कैसे दिखती है, एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इसके लिए सोर्स बहुत दूर लगेगा। तो अब इतनी दूर यानी क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, अपना तो रूम रहते हैं। तो हमें एक जैसा वेवफ्रंट मिलने के लिए, क्या मिलने के लिए, वेवफ्रंट यानी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेज मिलने के लिए इन्होंने क्या किया, यंग्स ने एक पॉइंट सोर्स लिया एस नाम का। इस पॉइंट सोर्स के सामने एक लेंस लगा दी कॉन्वेक्स। तो ये जो रेज आई तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होते से ये क्या होगी, स्ट्रेट हो गई। अब ये जो दो स्लिट्स लगाई हमने S1 और S2, स्लिट्स होता क्या है पूछो बेटा, ये ऐसा कांच का टुकड़ा जो ऐसा बाहर है, यहाँ पे लाइट है और ये ऐसा कांच का टुकड़ा बाहर है, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ से आने वाले लाइट इसमें से क्या होंगी, पास होंगी। तो ये जो अगर मैं बोलूँ कि ये अपनी स्लिट है तो इसके पीछे इसकी क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। इसकी भी यहाँ इसके पीछे क्या बनेगी, इमेज बनी। तो ऐसे होल है मत समझो, स्लिट का एक स्ट्रिप जैसा होता है वर्टिकल। तो जो रखे आपने समझिए ऐसा, ये एक स्लिट हो गया, ये दूसरा, यहाँ से लाइट आ रहा है, इस पे गिर रहा है, इसमें से जाने वाली रेस का क्या मिलेगा हमें, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। स्लिट कैसे, तो जो वेवफ्रंट इसमें से बाहर आएंगे दोनों के वो सिलेंड्रिकल रहेंगे, और वो सिलेंड्रिकल क्या होते जाएंगे, ओवरलैप होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे बेटा, ओवरलैप होते जाएंगे। तो समझिए, तो एक पहले सिंगल सोर्स लिया हमने S, इसमें से आने वाले इधर आए, तो दो स्लिट लिए हमने S1 एंड S2। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में से पास होने का ये जो इंक्लाइंड रेज आ रही थी ये स्ट्रेट होके यहाँ पे, मतलब इनका वेव क्या हो गया, अभी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सेम, वेवलेंथ भी क्या हो गई सेम, मतलब मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स बन गए। कौन, S1 और S2, क्योंकि इनके पास आने वाला जो लाइट है प्लेन वेवफ्रंट वो एक जैसा है। कैसा है, एक जैसा। अब जैसे इन सोर्सेस पे गिरा इन्होंने क्या एक्ट होना शुरू कर दिया, सेकेंडरी सोर्स बन गए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइजेंस प्रिंसिपल में। अब ये सेकेंडरी सोर्स बनने के बाद इन्होंने अपने खुद के वेवफ्रंट कहाँ भेजना शुरू कर दिया बेटा, आगे। कहाँ भेजना शुरू कर दिया, आगे। तो ऐसा समझ के चलिए, व्हाइट यानी क्रेस्ट है, रेड यानी ट्रफ। तो इनका इधर से आया, इसके इधर से, फिर इनके इंटरफेरेंस होते गए। क्या होते गए, इंटरफेरेंस होते गए। तो जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले होंगे, व्हाइट के साथ व्हाइट, रेड के साथ रेड, रेड के साथ रेड, व्हाइट के साथ, तो इनमें से जब हमने लाइट ली तो ये मैक्सिमम की तरफ गया। वही जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ रेड के साथ व्हाइट का, ऐसा समझ के चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मिनिमम मिला। क्या मिला, मिनिमम, मतलब डार्क स्पॉट मिला। क्या मिला, डार्क स्पॉट। तो जहां क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिला वहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तो वहां पे हमें क्या मिला बेटा, ब्राइट स्पॉट मिला, और दूसरी तरफ डार्क। अब ये ब्राइट और डार्क दिखेगा कैसे, तो इसके लिए इसके आगे क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, जहां पे मिनिमम का क्या बन गया, डार्क, और मैक्सिमम का क्या बना बेटा, ब्राइट। ऐसे ये हमें पॉइंट मिलते गए। ऐसे क्या मिलते गए बेटा, पॉइंट्स मिलते गए। अब ये जो कोई पॉइंट है ये मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, इसकी कंडीशन है जो हमें अभी समझना है। क्लियर। तो ये हुआ इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन कि क्या लिया, एक सिंपल सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जिसके पास में हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाई एट फोकस। जनरली कहाँ लगाइए, एट फोकस। अब एट फोकस रखने के कारण इसमें से आने वाली रेस क्या होगी, पैरेलल हो गई। अगर हम ये फोकस पे नहीं रखते तो ये ऐसी मर्ज हो जाती थी एक दूसरे में।
बराबर है, तो वो हमें नहीं चाहिए था। क्लियर? तो हमने ऐसी जगह रखा, इसे फोकस पे रखा, जिसके कारण ये जो रेज आई कॉन्वेक्स लेंस से पास होकर क्या बन गई, पैरेलल और एक प्लेन वेव फ्रंट मिला जो आगे गया S1 और S2 के पास। S1 S2 क्या है, तो स्लिट है, और वो दो स्लिट्स है जो कैसे है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट उन्होंने आगे भेजे। उन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का क्या हुआ बेटा, इंटरफेरेंस हुआ, जिसके बाद हमें एक मैक्सिमम मिनिमम ऐसे बैंड मिलते गए। तो जहां मैक्सिमम मिला उसे हमने ब्राइट स्पॉट बोल दिया, जहां मिनिमम मिला उसे हमने डार्क स्पॉट बोल दिया। क्लियर? अब इसी को एनालिटिकली हमें पढ़ना है कि ब्राइट की कंडीशन क्या होगी और डार्क की कंडीशन क्या होगी। और जो ये स्क्रीन पे ऑब्जर्व होते हैं बेटा, इन्हें बोल देते हैं फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अब ये डिपेंड करता है कहां पे कौन सा मिलेगा, बराबर। हो सकता है अगर मैंने सेंटर पे ब्राइट ले लिया, बाकी तरफ अल्टरनेट मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, या फिर सेंटर पे डार्क मिला उसके अल्टरनेट साइड पे ब्राइट मिलते रहेगा। तो ये डिपेंड्स ना कैसा मिलने वाले, ये कहाँ पे डिपेंड करेगा, सब इंटरफेरेंस पैटर्न पे। तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमने आर्टिफिशियली बनाया, दो सोर्सेज को मोनोक्रोमेटिक बनाया और साथ ही साथ उनको क्या बनाया, कोहेरेंट, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हुआ डार्क रूम में। चलिए अब इसका एनालिटिकल पार्ट समझते हैं। उसी चीज को जो हमने अभी डिस्कस किया उसी को हमने रफली ड्रॉ किया कि S1 S2 क्या हो गए भैया, अपने दो सोर्सेस हो गए, ये अपनी स्क्रीन हो गई, ठीक है, क्या हो गई, अपनी स्क्रीन हो गई। इसको ओपन पकड़ के नीचे लाते हैं, चलिए ठीक है। हाँ, तो अपनी S1 S2 डैश क्या होगी, स्क्रीन हो गई, S1 S2 क्या हो गए, अपने दो स्लिट्स हो गए, दो सोर्सेस ऑफ लाइट हो गए, इनके बीच वाला मिड पॉइंट ले लिया हमने वो। अब इन सोर्सेस से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना लिया हमने, कैपिटल D। सपोज ये x डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो स्क्रीन है ये कौन से प्लेन में आएंगे, YZ में आएंगे, क्योंकि x को परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा बेटा, YZ प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, YZ। हमने एक पॉइंट P लिया, अब होता क्या है समझिए, तो ये सेंटर पॉइंट है, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट मैंने यहाँ O डैश ले लिया सपोज। अब इस S1 से आने वाली रे और S2 से आने वाली रे मिड पॉइंट रहने के कारण एक ही समय यहाँ पहुंचेंगी। O डैश पे कैसे पहुंचेंगे बेटा, एक ही समय पे पहुंचेंगी, क्योंकि डिस्टेंस कैसा है, इक्वी। वही अगर मैंने एक P पॉइंट ले लिया इस साइड, ये सपोज डार्क है या ब्राइट है वो अपन देखेंगे, इसको मैं ब्राइट कंसीडर कर लिया, तो S1 से P पे पहुंचने में और S2 से P पे पहुंचने में थोड़ा डिफरेंस लगेगा। S1 टू P और S2 P में क्या होगा, डिफरेंस लगेगा, ये थोड़ी लेंथ ज्यादा दिख रही है, तो इनमें पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया बेटा, पाथ डिफरेंस, ठीक है। वही अगर मैं ये P पॉइंट O पे ला लेता तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाता था। तो अभी हमें देखना है कि डिपेंडिंग अपन पाथ डिफरेंस क्या होगा, अपना पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा। अगर पॉइंट ब्राइट है, अगर पॉइंट ब्राइट है तो ये जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। काय के लिए, ब्राइट या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ब्राइट या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वही अगर पाथ डिफरेंस डार्क है, डार्क अगर पॉइंट मिला तो n-1/2 लैम्बडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n-1/2, मतलब ऑड मल्टीपल में चलेगा, इधर इवन में चलेगा। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ इवन नहीं सॉरी इंटीजर मल्टीपल में चलेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्म में चलेगा। तो ये होगी ब्राइट की कंडीशन और ये होगी डार्क की। तो अभी हमें ये फाइंड करना है कि किस फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस O से सपोज इसका डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं y, यहां से P का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं O से। कहां से कंसीडर करें बेटा, O से। क्लियर, तो ये O और S2 के बीच कितना हो जाएगा, D/2। इधर भी कितना होगा भैया, D/2। अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन सिंपल अपना। S1 S2 क्या हो गया, सोर्सेस, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, D। सोर्सेस से स्क्रीन का डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल D हो गया। एक इन्हीं पॉइंट P लिया जो कि हम ब्राइट भी कंसीडर कर सकते हैं, डार्क भी कंसीडर, डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। तो हमने ब्राइट समझ के चल लिए, ठीक है। तो अब अगर हम डायग्राम को देखें बराबर, हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस की कंडीशन हमें पता है, n टाइम्स लैम्बडा रहा तो ब्राइट रहेगा, n-1/2 लैम्बडा रहा तो डार्क रहेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए फिर अब होगा क्या, जैसे सुपरपोजिशन में हम पढ़ चुके हैं, बराबर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने पढ़ चुका है, कहाँ पे एंटी नोड मिलेगा और कहाँ पे नोड मिलेगा, वैसे ही समझिए। चलो अब देखते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपके लिए बेसिकली है क्या, S2P माइनस S1P हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा, S2P और S1P हमें निकालना है। तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। एक ट्राइंगल मैं बनाता हूँ ये वाला ऊपर का, एक ट्राइंगल ये बना देते हैं नीचे वाला।
अब समझिए ये कौन है S1, ये कौन है S1 डैश, ये कौन है P। क्लियर? इधर देखते हैं S2, इधर S2 डैश, इधर कौन है P। अब ये जो डिस्टेंस है P से S1 डैश, ये क्या होगा y में से ये d/2 क्या करना होगा माइनस, तो ये डिस्टेंस हो गया y माइनस d/2। ये तो d है, ये क्या हो जाएगा, ये y है, इसके नीचे ये है इतना, इतना यानी कितना है d/2, तो ये हो जाएगा y प्लस d/2। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से समझिए S1P, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, S1P का स्क्वायर किसके बराबर होगा d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर, यहाँ से S2P का स्क्वायर किसके बराबर होगा भैया, तो d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर। अब अगर मैं इन वैल्यूज को यूज करके ये मुझे चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, S2P का स्क्वायर माइनस मैं कर देता हूँ बेटा S1P का स्क्वायर। तो इसमें से इसे क्या कर रहे हैं माइनस, तो d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा क्या, y प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का स्क्वायर। ये समझने के लिए ये मिटा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा, y स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस b स्क्वायर माइनस इसको लगेगा y स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस b स्क्वायर। अब ये अगर माइनस साइन अंदर चला गया बेटा तो ये y स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y d/2 प्लस इधर क्या आएगा d स्क्वायर बाय 4, माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4, तो ये y स्क्वायर कैंसल, d स्क्वायर बाय 4 कैंसल, तो यहाँ ये 2 कैंसल, यहाँ पे देखेंगे अपन, ठीक है, इसमें 2 कैंसिल हो गया और ये नीचे वाले का 2id माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा yd/2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये yd और ये yd क्या बन गया अपने लिए 2yd। ये किसकी वैल्यू है बेटा, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। ओके, ये इतना आपको समझ में आएगा, मैं ये मिटा देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा आसान लगेगा, जगह बना लेते हैं। ये तो समझने के लिए बनाया था ट्रायंगल, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बना लेना। अब अपने पास ये आ गया, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2yd, ठीक है। अब S2P माइनस S1P चाहिए हमें, तो इज इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा भैया 2yd डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, ठीक है, S2P प्लस अब S2P और S1P ये d बहुत ज्यादा रहने का ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे इन दोनों के एडिशन S2P इज नियरली इक्वल टू S1P, क्योंकि d के मुकाबले इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल एल वो बहुत कम है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा बेटा d आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस d, तो ये बनेगा अपना S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2yd बाय 2d, तो 2 गेट कैंसल, तो डेल L इज इक्वल टू S2P माइनस S1P किसके बराबर आया भैया yd बाय d आया, तो ये हुआ पाथ डिफरेंस। क्या हुआ पाथ डिफरेंस। वही अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस क्या होता है भैया 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो इस पे से हम किसकी इक्वेशन बना सकते हैं फेज डिफरेंस, जो कि हम आगे लिखेंगे अभी। क्लियर हो गया बेटा, तो ये बन गया क्या S2P माइनस इसमें हमने क्या निकाला तो पाथ डिफरेंस निकाला किसके बीच का S2P और S1P के बीच का। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, पर हमें क्या मिला था अभी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा yd बाय d, और इसी को हमने क्या बोल दिया है डेल एल, क्या बोला है डेल एल बोला है, क्या बोला है डेल एल बोला है, ठीक है। तो अब इस पे से अब अगर मैं बोलूं कि डेल एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन लैम्डा होना चाहिए, तो वाई एन इज इक्वल टू वाई एन डी बाय डी इज इक्वल टू क्या होगा एन लैम्डा, तो वाई एन इज इक्वल टू क्या होगा एन
लैम्बडा डी बाय डी। ये काय के लिए होगा बेटा? कंस्ट्रक्टिव के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। वही अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं भैया? डिस्ट्रक्टिव, तो डेल एल मैं किसके बराबर लूंगा? n-1/2 लैम्बडा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? yn डी बाई डी इज इक्वल टू n-1/2 लैम्बडा। तो yn क्या हो जाएगा? n-1/2, ये n-1/2 है, n के नीचे नहीं है, लैम्बडा डी बाई डी। क्लियर? तो ये बन गया yn। तो ये yn हुआ। अब n की वैल्यू ±1, 2 ±2 पुट करते गए तो ये 1 हो गया। 2 क्या हो जाएगा? y1 लिया मैंने, तो ये क्या होगा बेटा? लैम्बडा डी बाई डी। अगर मैंने y2 लिया तो n+1 मतलब ट्वाइस हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें y2 माइनस y1, तो ये 2 माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा? 2 माइनस 1 मतलब लैम्बडा डी बाय डी बचेगा। क्लियर? तो इसमें भी वैसा ही करके देखते। सपोज हमने n क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। y1 क्या आएगा भैया? 1 माइनस 1/2 मतलब लैम्बडा डी बाय 2d। y2 अगर मैं पुट कर दूं 2 माइनस 1/2 मतलब 3 लैम्बडा डी बाय 2d। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं y2 माइनस y1, डिनोमिनेटर सेम है तो ये बचेगा 2 लैम्बडा डी बाय 2d। 2 टू गेट कैंसिल, तो क्या आया? लैम्बडा डी बाय डी। तो ये जो दो सक्सेसिव डार्क पॉइंट है या फिर ये 2 सक्सेसिव क्या है? ब्राइट स्पॉट है, इनके बीच को डिस्टेंस को बोलते हैं भैया फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कैसे डिनोट करते हैं? W से। ये होता है yn+1 माइनस yn, जैसा हमने यहाँ निकाल के देखा। सेकंड में से पहले को क्या करके देखा बेटा? माइनस करके देखा। तो सेकंड में से पहले को माइनस करा तो क्या आया? लैम्बडा डी बाई डी आया। यहाँ पे भी करके देखा हमने, सेकंड में से पहले को लैम्बडा डी बाई डी आया। तो मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्बडा डी बाई डी। तो ये ध्यान में रखना है। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क, टू सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क स्पॉट बोलो या फ्रिंज बोलो, स्पॉट बोलो या फिर फ्रिंज बोलो। दो आगे पीछे आने वाले डार्क या ब्राइट स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भैया? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्लियर हो गया बेटा? हमें क्या मिला था? पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस को हमने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगाई, एक बार काय की लगाई? डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगाई। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है? n टाइम्स लैम्बडा। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है? n-1/2 लैम्बडा। क्लियर? ठीक है, ये लगे। तो हमने इनका वैल्यू भी निकाल के देखा, पहला 1 पुट करके देखा, फिर 2 पुट करके देखा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो सेम आया। यहाँ पे भी निकाला तो वही आया। तो दो सक्सेसिव डार्क लो या फिर दो सक्सेसिव ब्राइट, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। अब रहा अपना पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में लिखना, जैसा कि हमने यहाँ कहा। तो यहाँ पे भी अगर डेल एल अपन पुट कर दे तो क्या होने वाला है? सिंपली 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू क्या है अपना पास? डेल एल क्या है? तो y डी बाई डी। सिंपल। तो ये हो जाएगा बेटा फेज डिफरेंस। क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसपे से हमें हर एक डार्क और ब्राइट का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मिल गया? इक्वेशन मिल गया। अगर हमें nth नंबर के ब्राइट स्पॉट का निकालना है तो ये फॉर्मूला है, nth नंबर के डार्क का निकालना है तो ये फॉर्मूला है। क्लियर? उसके लिए लगने वाली चीजें क्या है? वेवलेंथ d और d डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। बस वही हमें चाहिए। तो इस पे से हम डार्क स्पॉट निकाल सकते हैं कोई भी, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ब्राइट स्पॉट निकाल सकते हैं। तो ये हुआ बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने की मेथड, जिसे हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस भी समझा हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। तो आज का टॉपिक था बेटा अपना पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें हमने क्या पढ़ा? पहले पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग होता क्या है उसको समझने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट में कौन आया? इंटरफेरेंस पैटर्न आया बेटा कि इंटरफेरेंस होता क्या है, जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही बेस होता है। तो उसमें से हमें कंडीशन समझ में आ गई। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने इसमें? नेक्स्ट चीज पढ़ी बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद आया कौन? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी समझ में आ गया। उसका हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देख लिया पूरा, उसका इक्वेशन भी मिल गया हमें ब्राइट और डार्क, और हमने सेंट्रल फ्रिंज विड्थ या फिर सिंपल फ्रिंज विड्थ भी निकाल लिए।
तो आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। होप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी तो बताइए। और मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जिसमें ऑलमोस्ट 30 एडमिशन तो हो गई है। सेकंड बैच भी अनाउंस कर रहा हूँ मैं 1 दिसंबर से, तो जिन बच्चों को भी एनरोल करना है प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।